नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा कि किन कारणों से आपके विवाह में, आपकी शादी में, मैरिज रिलेटेड डिलेज आप फेस कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे एज पर एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कुछ रीजंस ऐसे बताऊंगी, कुछ ऐसे प्लानिटरी प्लेसमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जिन वजह से आपकी शादी में डिले हो सकता है। अगर ऐसे प्लेसमेंट्स आपकी अपनी कुंडली में भी हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि आपकी शादी में क्यों डिले हो रहा है, चाहे फिर आप मेल हो या फीमेल। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूं या आप मुझसे कंसल्टेशंस चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.kundliyatra.com पे भी जाकर अपने लिए पर्सनल सेशंस बुक कर सकते हैं। Okay, so let's start with the video today. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में, अपनी शादी में, शादी को लेके या शादी से जुड़ी चीज़ों में डिले महसूस करते हैं। उनकी शादी टाइम पे नहीं हो पाती। काफ़ी बार ऐसे केसेस मेरे पास भी आते हैं। मेरे पास लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं ये बोल के कि मैम बाकी हमारे फ्रेंड्स की, हमारे कज़न्स की, बाकी जो नोन लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों की शादियां हो चुकी हैं पर हमारी शादी नहीं हो पा रही, मेरी शादी नहीं हो पा रही। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण उनकी कुंडली में निकलते हैं इस चीज़ के लिए कि शादी क्यों नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो विवाह का कारक होता है, जो विवाह का कारक प्लैनेट है किसी के लिए भी, चाहे आप मेल हो या फीमेल, इट इज़ एक्चुअली वीनस। तो अगर आपकी कुंडली में वीनस वीक है, वीनस नीच राशि में बैठा है, वीनस कन्या राशि में नीच का होता है, तो अगर वीनस कन्या राशि में प्लेस्ड है उसके साथ में कोई अगर वीनस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेट्स से अगर उसको मार्स देख रहा है या वीनस के साथ में सैटर्न प्लेस्ड है या वीनस राहु केतु एक्सेस में है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अपनी शादी से रिलेटेड डिलेज दिखेंगे, शादी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स फील होंगी, ये सब ज़रूर होगा। इसके अलावा कारक ग्रह को देखने के अलावा जो कुंडली के भाव होते हैं जो हम शादी को देखने के लिए कंसिडर करते हैं, उनमें से मेन हाउस होता है हमारा 7th हाउस, जो हमारे स्पाउस का हाउस है, हमारी शादी का हाउस है, मैरिज का हाउस है। इसके अलावा 2nd हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, क्योंकि 12th हाउस इसलिए, अब आप 12th हाउस के लिए कहेंगे कि भाई वो तो लॉसेस का हाउस है, बट 12th हाउस एक्चुअली बेड प्लेजर्स को भी दिखाता है। तो इस वजह से 12th हाउस भी कंसिडर किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ मैरिज। तो अगर आपको अपनी शादी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो डेफिनेटली 12th हाउस भी कंसिडर किया जाएगा। सो इन हाउसेस में या इन हाउसेस इन हाउसेस में या फिर इन हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं, अगर उनमें कोई इशू है, वो मैलेफिक इम्पैक्ट में है, किसी पाप प्रभाव में है, तो डेफिनेटली उस केस में आपकी शादी में डिले हो सकता है। अगर 7th हाउस में सैटर्न बैठा है तो डेफिनेटली आपकी शादी में डिले होगा।
पर यहाँ पे एक कैच है, और कैच ये है कि अगर सैटर्न यहाँ पे अपनी राशियों में बैठा है, सैटर्न की राशियाँ हैं 10 नंबर राशि जो होती है कैप्रिकॉर्न या मकर राशि, और दूसरी राशि सैटर्न की है 11 नंबर राशि जिसको हम एक्वेरियस या कुंभ राशि बोलते हैं। तो अगर सैटर्न अपनी राशियों में बैठा है 7th हाउस में, या वो एग्जॉल्टेशन में बैठा है 7th हाउस में। एग्जॉल्टेड कब होता है सैटर्न? जब वो लिब्रा राशि में बैठता है, तुला राशि में जब सैटर्न बैठता है तो वो एग्जॉल्टेड होता है। तो अगर सैटर्न यहाँ कुंभ राशि, मकर राशि या तुला राशि में बैठा है तो वो डेफिनेटली नहीं डिले करवाएगा। इन दैट केस आपकी शादी जल्दी हो जाएगी सैटर्न के बैठने के बाद भी। लेकिन अगर सैटर्न और किसी राशि में बैठा है और वो 7th हाउस में बैठा है, या वो 1st हाउस में बैठा है और वो 7th हाउस को देख रहा है, या किसी भी हाउस में बैठ के अगर उसकी दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है तो डेफिनेटली आपकी शादी में डिले होगा। मंगल एक दूसरा प्लैनेट है जो शादी में डिले लाता है। तो अगर 7th हाउस में मंगल है तो वैसे भी मांगलिक दोष माना जाता है, और कहते हैं कि आप 28 साल या उसके बाद ही शादी करें। वो हम यूजुअली इसलिए सुनते हैं लोगों को कहते हुए क्योंकि मंगल एक बहुत ही पैशनेट प्लैनेट है, और साथ में अग्रेसिव और फायरी प्लैनेट भी है। तो क्या होता है कि जब मंगल 7th हाउस में आता है या मंगल 7th हाउस को देख ले तो जनरली ऐसे लोगों में अग्रेशन ज़्यादा देखा जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, टेम्पर उनका बहुत जल्दी वो लूज़ कर देते हैं, हाई हो जाता है उनका टेम्पर बहुत जल्दी। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं थोड़ी एक आपको अपने इमोशंस को समझने में, आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। और इसीलिए जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जनरली माना जाता है कि 27, 28, 30 साल की एज के इंसान को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैच्योर माना जाता है। तो जब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, जब आप मैच्योरिटी की एज पे पहुंच जाते हैं, तब आप अपने इमोशंस को डेफिनेटली बेटर रेगुलेट कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर मंगल 7th हाउस में है या मंगल 7th हाउस को देख रहा है तो आप थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद ही शादी करें। आपकी शादी जो अच्छी चलेगी वो मैच्योरिटी के एज के बाद ही, मैच्योरिटी पे पहुंचने के बाद ही अच्छी चलेगी। यही चीज़ सैटर्न के लिए भी कही जाती है। सैटर्न जनरली 32 से 36 की एज के बीच में मैच्योर मानते हैं सैटर्न को। तो सैटर्न के लिए भी जनरली आप देखेंगे, अगर आप किसी पंडित को या किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कंसिडर करेंगे, अपनी कुंडली दिखाएंगे, तो वो डेफिनेटली आपको यही बोलेंगे कि क्योंकि यहाँ सैटर्न बैठा है तो आप 30 साल की एज के बाद या 32 साल की एज के बाद ही शादी करें तो वही ज़्यादा अच्छा होगा। जितना डिले होगा इन प्लैनेट्स के साथ उतना ज़्यादा ये आपको एक अच्छी मैरिज प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, सो इसके अलावा अगर आपका 7th हाउस राहु केतु एक्सेस में आ जाता है तो भी देखा गया है कि शादी में काफ़ी डिले हो जाता है ऐसे लोगों की। वीनस तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में, पाप कर्तरी योग। तो पाप कर्तरी योग का मतलब है कि आपके 7th हाउस से एक घर आगे और 7th हाउस से एक घर पीछे कोई ना कोई पाप प्लैनेट बैठे होते हैं। पापी प्लैनेट मतलब कि मैलेफिक प्लैनेट्स। मैलेफिक प्लैनेट्स से मतलब है कि सन, मार्स, सैटर्न, राहु केतु, इस तरीके के प्लैनेट्स जो कि थोड़े से अग्रेसिव प्लैनेट्स हैं, फायरी प्लैनेट्स हैं, ड्राई, इमोशनलेस प्लैनेट्स हैं। तो डेफिनेटली आपकी शादी में उस केस में भी डिले आ सकता है। अगर 2nd और 8th हाउस
भी आपके अफ्लिक्टेड हैं 7th हाउस के साथ साथ, तब और ज़्यादा डिले आता है। और उस केस में शादी खराब चलना या शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आना, वो सारी चीज़ें भी आप फेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से ये समझाने की कोशिश करी है कि शादी में किन केसेस में जनरली डिले आ सकता है या आता है। तो ऐसे अगर कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में भी बन रहे हैं तो डेफिनेटली ये सिनेरियो बन सकता है, ये चांसेस बन सकते हैं कि आपकी शादी में डिले आए। इसके अलावा बट प्लीज़ किसी कंक्लूजन पे ना पहुँचें। मैं यहाँ पे जो भी रूल्स बता रही हूँ ये बहुत ही जेनरिक रूल्स हैं। इनके इनका कैंसलेशन भी होता है। इन रूल्स का हो सकता है कि आपकी कुंडली में ये रूल्स बन रहे हों, ये चीज़ें, ये प्लेसमेंट्स प्लैनेट्स के सब दिख रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कैंसलेशन भी हो रहा हो। तो कैंसलेशन किस तरीके से होता है, कैसे होता है, या कैसे ये देखा जाता है कि ये सारे प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स होने के बाद भी हमारी शादी टाइम पे हो जाए, तो इन चीज़ों का कैसे तोड़ निकलता है, वो एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाकर डेफिनेटली आपके सामने लेके आऊँगी जल्दी। ये बस एक शॉर्ट वीडियो था क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे क्लाइंट्स की तरफ से कि मैम शादी में हमारी डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैंने आपको सिर्फ एक जनरल पिक्चर बताई है जहाँ पे सर्टेन प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स और सर्टेन इश्यूज की वजह से हमारी शादी में डिले आ सकता है। इसके अलावा मैं डेफिनेटली एक कैंसलेशन पे वीडियो बना के जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स भी दिखाऊंगी, वो मैं लेके आऊँगी। और जो भी रूल्स हमने अभी आज डिस्कस किए हैं इसको भी मैं डेफिनेटली डिटेल में डिस्कस करूँगी विद एग्जाम्पल वीडियोस। सो until then I would say see you soon again and I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। In case you like the video, please like the video, share the video and subscribe to our channel, help us grow so that मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट और अच्छे वीडियोस आपके सामने ला पाऊँ। उसके अलावा लाइक आई ऑलवेज से अगर आपको कंसल्टेशंस चाहिए तो आप प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है आप उस पर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरी वेबसाइट www.kundliyatra.com पे जाकर भी अपने लिए एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। Alright, so we've come to the end of the video. Thank you so much हमारे साथ बने रहने के लिए। आई होप आप आगे भी हमको सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन। नमस्कार।